हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। लगभग मैंने आपको 15 लेक्चर उसमें पढ़ाया, 15 से 20 आपको लेक्चर दिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। और आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, बट जो आपके बोर्ड में आएगा वो इंडेफिनिट से बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला। लेकिन हमने पढ़ा कितना, 15 से 20 लेक्चर, अराउंड 18 लेक्चर हम लोग पढ़े उसके, ठीक है। बट ये डेफिनिट इंटीग्रेशन के हम लोग पढ़ेंगे 8 to 10 लेक्चर, और जो बोर्ड में आएगा वो इसी से आएगा। ऐसा क्यों? उसको मैंने ज़्यादा पढ़ा और कम मार्क्स का आएगा, इसको मैंने कम पढ़ा और ज़्यादा मार्क्स का आएगा। क्यों बेटा? ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा, जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है ये आप तभी सीख पाएंगे जब आपने इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, या मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुन रखा होगा, या जैसा जैसा मैंने बोला आपने मेरे को फॉलो किया होगा। अदरवाइज आप ऐसा नहीं किए होंगे तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप इंडेफिनिट में बहुत अच्छे कमांड है तभी आपको डेफिनिट आएगा। और जब मैंने आपको डेफिनिट पढ़ाया था तो मैं आपको ये बताया था, अगर आपको डिफरेंशिएशन पे बहुत अच्छा कमांड है तो इंडेफिनिट पे कमांड होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर डेफिनिट पे कमांड चाहिए तो इंडेफिनिट पे क्या होना चाहिए, कमांड, ठीक है। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि कैसे इंडेफिनिट और डेफिनिट में सिमिलरिटी है या क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। और मतलब 1 by 1 मैं आपको बताता, एक साथ सारा नहीं बताऊंगा, 1 by 1 बताऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं अगला प्रॉपर्टी बताऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और एक कंप्लीट। बेटा आप अगर सारी चीजें मेरी ध्यान से सुन लेंगे तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत झटके से सॉल्व कर लेंगे, विदिन मतलब मिनट, विदिन सेकेंड आप देखेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सपोज लेट fx is a continuous function in किस इंटरवल में, a to b। कोई फंक्शन है, लेट fx is a continuous in interval a to b, this is a closed interval ना, then integration of fx dx is equal to capital Fx plus c, ठीक है। दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर मैं डेफिनिट की बात करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, fx इंटू डी एक्स a to b, और इसको आप लिखेंगे f of x प्लस c, और इसका लिमिट लगा देंगे a to b, ठीक है। तो देखें जरा, लेट fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन a to b, देन इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, लोअर और अपर लिमिट नहीं लगाया है, दिस इज इंडेफिनिट, देन इसका आंसर आएगा fx प्लस c। अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं a to b, देन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कन्वर्टेड इनटू डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो इधर यहाँ पे लिमिट नहीं लगा है, फंक्शन यही लिखा है, यहाँ भी एज इट इज लिखा है, आंसर जो आ रहा है इसका भी आंसर वही आ रहा, बस मैंने इसमें लिमिट लगा था, बस मैंने इसमें लिमिट लगा दिया a to b। बेटा जो ये लिमिट होगी इसको आप बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, a जो नीचे है इसको लोअर लिमिट, और जो ऊपर है उसको बोलेंगे अपर लिमिट। दिस इज अ लोअर लिमिट, दिस इज अ लोअर लिमिट, और दिस इज अपर लिमिट, ठीक है बेटा, अपर लिमिट ये लोअर। और आंसर इसका एज इट इज यही होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन का। देखें fx प्लस सी a to b, और ये आंसर, इसको अगर मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा f of b माइनस f of a, यही लिखूंगा। ये कैसे, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज द फाइन। बेटा ये हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और बेटा ये कौन सा हुआ, दिस इज द डेफिनिट इंटीग्रेशन,
ठीक है, जरा देखें सिमिलरिटी देखें बेटा, ये एफ एक्स डी एक्स है, आंसर यही आ रहा, इसमें भी आंसर यही आ रहा, इसमें भी आंसर यही आ रहा। बस यहाँ बस आप लोअर और अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह, तो आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्यों, जरा इसको भी देख लें, अगर आप बी एक्स की जगह बी रखेंगे, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी, यही होगा बेटा, ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बी एफ ऑफ ए आएगा। यही मैंने ऊपर लिखा है, यही मैंने ऊपर लिखा है। तो ये रही सिमिलरिटी और ये रहा डिफरेंस। बस इसमें लोअर और अपर लिमिट को आप इन्वॉल्व कर देंगे, दिस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और आप देखेंगे कि इससे जो आंसर आ रहा था इसमें भी वही आंसर आएगा। मींस आप ये समझ गए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई नई चीज नहीं है, ये इंडेफिनिटी है, बस आपको अपर और लोअर लिमिट को लास्ट में लगा देना है, देन यू गॉट आंसर। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको और समझाना चाहूंगा। सपोज मैं कोई क्वेश्चन लिया x dx और इस 1 to 2 x dx 1 to 2, बेटा सपोज मैं डेफिनेट कराने के पहले इंडेफिनेट माना इसको, सपोज ये क्वेश्चन है 1 to 2, ठीक है ना। अब मैं 1 to 2 को क्या कर दिया, रफ कर दिया, क्या करना, पहले इंडेफिनेट से सॉल्व कर दिया, x की पावर n यही होगा प्लस सी, दिस इज इंडेफिनेट। अब मैं 1 to 2 लगा दिया, अब मैं 1 to 2 लगा दिया, बेटा आंसर तो यही आएगा, बस इस आंसर में क्या हो जाएगा 1 to 2, और ये पहले 2 रख देगा, x की वैल्यू कितनी रख देगा 2, अगले बार बेटा क्या रख देगा 1, अगले बार क्या रखेगा 1, देन ये बेटा क्या होगा 2 प्लस सी, और ये होगा बेटा 1/2 प्लस सी, बेटा ये माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1/2, दिस इज 3/2, दिस इज 3/2। या आप डायरेक्ट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी ये सी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करा इसलिए आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे एफ ऑफ बी माइनस, मतलब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये सी छोड़ दें और एफ ऑफ बी, ये फंक्शन है ना, ये यही है ना, देखो एफ एक्स, तो आप इसकी जगह सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, बस खत्म। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2, ये होगा 1/2, ये 3/2, एक स्टेप, आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx किया, 1 और 2 आप थोड़े समय के लिए हटा दिए और आपने इससे आंसर निकाला, और आखिरी में 1 2 अपर और लोअर लिमिट को इन्वॉल्व कर दिए, बस लास्ट में आंसर में अपर और लोअर लिमिट को आप लगा देंगे, ठीक है। दिस इज योर आंसर। बेटा अगर ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन और देखें, इस पर बेस्ड हम लोग एक नहीं 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर हम बात करते आगे। बेटा अगला टॉपिक देखें, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब डेफिनेट को ग्राफिकल कैसे समझेंगे, जरा देखें, ग्राफिकली अंडरस्टैंड, ठीक है, ग्राफिकली कैसे समझेंगे जरा ये देखें, या ग्राफिकल अंडरस्टैंड, बेटा सपोज कोई फंक्शन है x, सपोज कोई फंक्शन है x, सॉरी fx, सपोज कोई फंक्शन है fx और इसका मेरे को एरिया निकालना है, ये वाला कौन सा, जो मैं साइडेड पोर्शन, ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू b, और ये वाला सेडेड एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है। अब एरिया निकलेगा कैसे, जरा ये देखें, ग्राफिकल, और यह बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। बेटा ये कर्व है fx, इसके नीचे का एरिया निकाला, एरिया अंडर द कर्व। मैंने इसको जो एरिया है एक स्ट्रिप लिया जिसकी थिकनेस है dx, जिसकी थिकनेस है dx, ठीक है। ऐसे इस एरिया में इनफाइनाइट स्ट्रिप कट कर सकते हैं, मैंने एक स्ट्रिप कट की जिसकी थिकनेस है dx मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत पतली थिकनेस, ठीक है ना, बहुत स्मॉल थिकनेस की एक स्ट्रिप इसमें कट की, ठीक है। अब बेटा ये जिसके थिकनेस, इसका ब्रेथ कितना है जिसका dx,
और बेटा अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया, मेरे को किसके इस कर्व का एरिया निकालना है, जो रेड कलर से मैंने हैचेस पोर्शन किया, तो इसके एरिया कैसे निकलेगा जरा आप देखें। मैंने एक स्ट्रिप ली जिसका थिकनेस dx है, और इस स्ट्रिप का अगर मैं एरिया पूछूं आपसे, तो ये स्ट्रिप जस्ट लाइक क्या है, रेक्टेंगल, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा जो dx है ये इसकी ब्रेथ है, और जो स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, fx की। अगर l और x पता तो आप fx इंटू dx, दिस इज l इंटू बी, दिस इज एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, दिस इज एरिया ऑफ वन स्ट्रिप। इसी तरह इस कर्व में कितनी स्ट्रिप काट सकते हैं, इनफाइनाइट, कितनी, इनफाइनाइट। तो आप पहली स्ट्रिप, दूसरी, तीसरी, सबको आप ऐड करेंगे, सबको ऐड। और बेटा ये है क्या एरिया, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4, और सबको क्या कर देंगे ऐड। तो आपने देखा a1, a2, a3, a4 डॉट 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 अप टू n स्ट्रिप कट की, अप टू कितनी स्ट्रिप, n, और सबको जोड़ दें और आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर ये लेंथ और जो ब्रेथ है, सर यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा बेंड है। मैं बोला इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस का लिया, मतलब ऐसा मानेंगे जो मतलब आप मतलब जो ब्रेथ है उसमें आप ऐसा स्लोप नहीं आएगा, आप जस्ट लाइक उसको इक्विवेलेंट मानेंगे, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेट। समझ में आया। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे सर यहाँ पे ये रेक्टेंगल यहाँ तो मेरे को दिख रहा है लेकिन यहाँ स्ट्रिप ऐसी नहीं है, मैं मान लूँ बहुत बहुत कम स्मॉल थिकनेस अगर आप लेंगे तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब पास ही आएगा, ठीक है, बहुत बहुत क्लोज होगा। मींस इसको आप dx माना, आपने एक स्ट्रिप का माना निकाला, ऐसे कई सारी स्ट्रिप। अब बेटा निकालेंगे और सबको ऐड करने। अब एक कई बार ऐसे लिखेंगे तो इसको मैं ऐसे भी रिप्लेस कर सकता, ऐसे कैसे, ये जो प्लस है इस प्लस को मैंने रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेशन से, किससे, इंटीग्रेशन, और a1 a2 a3, और ये क्या है, एरिया, ठीक है, दिस इज डेफिनेटिव। और बेटा कहां से कहां एरिया निकाले, a टू b, तो दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, a टू b, दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा कि ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मींस एरिया अंडर द कर्व। आपने ये जो मैंने निकाला a टू b fx इंटू dx, ये क्या निकाला, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया, यही निकाला, एरिया अंडर द कर्व a टू b fx इंटू dx, एरिया अंडर द कर्व निकाला। यही क्या होता है, यही क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट फंक्शन a टू b, मतलब एरिया बेसिकली क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो आप ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है इसका, कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वही क्या होता है, इंटीग्रेशन, वही क्या होता है, इंटीग्रेशन, मतलब किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन को जो आंसर होगा वही आंसर होगा जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। बट लेकिन एक चीज, क्या चीज बेटा, ये एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। सपोज एक क्वेश्चन लिखा साइन एक्स, और ये लिखा 0 से 2 पाई, साइन एक्स 0 से पाई, और अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 टू पाई, मैंने जैसे आपको सिखाया कि थोड़े समय के लिए इसको छुपा दें, इसको छुपा दिया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही होता है। अब जो छुपाया था अब इसको लगा दें, अब इसको लगा दें, लोअर लिमिट 0 से 2 पाई, और आंसर क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो मतलब माइनस कॉस एक्स, सी को लिखने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है बेटा, एक्स की वैल्यू 2 पाई डाला, एक्स की वैल्यू 2 पाई माइनस, और एक्स की वैल्यू कितने डालेंगे, 0, तो इसकी 2 पाई डालेंगे, तो बेटा 2 पाई से वैल्यू कितने आएगी, 1 है माइनस 1, जल्दी से आप बताएं, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस 2 पाई, ठीक है, कॉस 2 पाई वैल्यू होगी -1, कितने होगी, -1, अरे मतलब 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ASTC, फोर्थ में कॉस क्या होता है बेटा, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ये माइनस ऑलरेडी लगाई है बेटा, ये माइनस, और कॉस 0 क्या आएगा, -1, और इसका आंसर माइनस माइनस प्लस, और ये आंसर आएगा 0। अब देखें इसका आंसर कितना है, 0। मैं बोला कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, और यहाँ एरिया अंडर द कर्व क्या है, 0। क्या ऐसा पॉसिबल है
क्या ऐसा पॉसिबल है कि एरिया 0 आ जाए किसी कर्व? इधर देखिए, और अगर मैं फंक्शन ड्रॉ करूं sin x का ग्राफ ऐसे होगा, sin x का ग्राफ यही होगा, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, और ये एरिया 0 आ सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो आप बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने कि जो एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन में निकालते हैं वो आप क्या निकालते हैं? इफेक्टिव एरिया। वो क्या निकालते हैं? इफेक्टिव एरिया, ना कि एरिया। ठीक है, मैंने जरूर है आपको सिखाया एरिया अंडर द कर्व। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एरिया अंडर द कर्व, एक नया टॉपिक होगा, उसमें तो आंसर 0 आएगा, बट सॉरी उसमें आंसर पॉजिटिव ही आएगा, बट इसमें जो आप इफेक्टिव एरिया पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, इसमें क्या आएगा? ये आंसर 0 भी हो सकता है, 0। इसमें आपने पॉजिटिव लिया इसका एरिया, और जो x के नीचे है उस एरिया को नेगेटिव लिया, और पॉजिटिव नेगेटिव होके क्या हो जाएगा? 0। तो आप जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं वो कौन सा एरिया पढ़ते हैं? इफेक्टिव एरिया। ठीक है, और इफेक्टिव एरिया 0 हो सकता है। अदरवाइज अभी आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे, उसमें इसका आंसर 0 नहीं होगा, उसमें क्या होगा? पॉजिटिव। उसमें क्या होगा? पॉजिटिव। और एरिया आपको दिख रहा है कि एरिया क्या होता है अंडर द कर्व, तो ये कभी 0 हो सकता है। ठीक है, उसमें 0 नहीं होगा, लेकिन इसमें हम जो डेफिनेट में मैं बार बार चिल्ला के बोलूं कौन सा कैलकुलेट करते हैं? इफेक्टिव एरिया, ना कि एरिया। तो एरिया 2 टाइप के होंगे, एक होगा इफेक्टिव एरिया और होगा एक एरिया। ठीक है ना, तो हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे वो इफेक्टिव एरिया। सो इंटीग्रेशन 0 to पाई sin x का आंसर होगा 0। ठीक है ना, यही आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे तो उसमें इसका आंसर 0 नहीं आएगा। इसमें इसका आंसर ये -1 आ रहा है, इसका ही -1 आएगा, इसमें आंसर कुछ और आएगा। ठीक है ना, तो जितना ऊपर का ये 1 यूनिट है 1, तो 1 + 1 2 यूनिट आएगा, लेकिन इसमें 0 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो आपको पता लग गया है कि इसमें आंसर 0 आ सकता है, बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आंसर 0 नहीं है। तो ये तो मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग बताया कि इसको आप लिख सकते हैं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसका? ग्राफिकल डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व निकाला और आपने देखा ये पहले का एरिया, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, अप टू n स्टेप, और a1 a2 a3 सबको एड ऑन कर दिया। तो मैं a1 fx × dx एक स्टेप का लिया, और एक बार बार प्लस ना लिखना पड़े तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, और ये सब एरिया का समेशन है, तो हमने इंटीग्रेशन a to b लगा दी, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, देन यू गॉट द आंसर। समझ में आया? तो ये जो एरिया अंडर द कर्व निकलेगा ये इफेक्टिव एरिया। ठीक है, ओके। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा तो इसके हेल्प से आप सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, बस आपको यही समझना, इफेक्टिव एरिया अलग होता है और एरिया अलग होता है। इसमें इफेक्टिव एरिया, और अगला जो टॉपिक होगा, अगला चैप्टर होगा, उसमें आप एरिया पढ़ेंगे जिसका आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 बोला इंटीग्रेशन ऑफ 3x² 2x + 1 × dx फाइंड d। अब आपको ऑलरेडी इसमें क्या बोला कि आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू 11, दिस इज इक्वल टू, तभी मैं सोच रहा इसमें कुछ कमी है, दिस इज 11 फाइंड d। बेटा अब मैं आपसे क्या दे रहा हूं, अब मैंने आपको आंसर ऑलरेडी दे दिया कि इसका आंसर क्या है 11, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, मैंने इसमें आंसर इसका 0 दे दिया, और अपर और लोअर लिमिट दोनों का वैल्यू मैं पूछ लिया ए एंड बी। ठीक है, जरा देखें बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। इसको आप जैसे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया बस वैसे सीखें, आप जस्ट इंटीग्रेशन कर दें इंडेफिनिट की तरीके से, तो क्या हो जाएगा, x³ का क्या हो जाएगा, x² का क्या, x³/3 x की पावर n, n+1/n+1, और ये क्या हो जाएगा 2, कांस्टेंट है ये 2/2, 1 का क्या हो जाएगा 1 × x, और बेटा ये क्लोज कर दें और a2
लोअर एंड अपर लिमिट लगा दे। बेटा सी लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका कि आप सी नहीं लिखेंगे इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और दिस इज इक्वल टू 11, दिस इज इक्वल टू 11, इसका आंसर ऑलरेडी दिया है 11। अब आप एक बार अपर लिमिट कैंसिल कर दें, एक बार अपर लिमिट लिखें और एक 2 से 2 कैंसिल कर दें और एक बार क्या लिखें बेटा लोअर लिमिट, दिस अपर लिमिट इज ए और अगली बार क्या लिखें 1, ठीक है, और इसको क्लोज कर दें, दिस इज इक्वल टू 11 और ये क्या हो जाएगा, ये बेटा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए और ये क्या हो जाएगा -3, तो आप इसको क्या ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए -3 इक्वल टू 11 लिख सकता है। अगले स्टेप में ए क्यूब ए स्क्वायर ए और 3 इस तरफ जाएगा तो 11 प्लस 3 इज 14, ये 3 इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 14। अब आपको एक ही वैल्यू बताना है कि ये क्या होगा कि इसका आंसर क्या आ जाए 14। तो इस सॉल्व कैसे होगा जरा ये देखिए, इसको ये क्यूबिक है और क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप इसको क्या करेंगे ए कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 14। जल्दी से देखें ऐसा मैं ए की क्या वैल्यू रखूं, हिट एंड ट्रायल, क्या आंसर क्या आ जाए 14, हिट एंड ट्रायल। जल्दी से आप पुट करें और जरा देखें कि ये की मैं वैल्यू क्या लूं, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, ये लीनियर है क्वाड्रेटिक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक को इसका फैक्टर कैसे सॉल्व होंगे, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए डी इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, पहले आपको यही देखना पड़ेगा डी का वैल्यू ग्रेटर है या लेस है ना, यही ना। या तो आप हिट एंड ट्रायल से करेंगे कि ए की वैल्यू 1 डाला 2 डाला 3 रखा देन आंसर आए, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो बहुत उलझन कि ए की वैल्यू 1 डालें 2 डालें 3 डालें तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे 2 डाला तो 2 से आ जाएगा, देखो 2 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 2 इंटू 7 इज 14। लेकिन ऐसा अगला क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 रूट आ सकते हैं, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करें, इसको ऐसे मत किया करें, आप इसको हिट एंड ट्रायल से नहीं, आप इसको तरीके से सॉल्व किया करें, ठीक है। ऐसा लिख दिया। अब क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, एक रूट हिट एंड ट्रायल से, एक रूट हिट एंड ट्रायल। और हिट एंड ट्रायल क्या करते हैं, पहले 0 रखते हैं, 0 0 0 -14 इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा तो 0। आप रखें 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 3 नहीं होगा। आप रखें 2, हाँ 2 रखें, 2 2 8 और 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14 -14 इज 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये किससे आई, हिट एंड ट्रायल। तो ए इक्वल टू 2 मीन्स ए -2 एक रूट है, ए -2 इसका एक। अगला बेटा एक क्यूबिक इक्वेशन है, आप इसमें रफ में ये डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो क्यूबिक में तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्वाड्रेटिक आएगी या 2 लीनियर आएंगी, ये कैसे आएंगी जरा यहाँ देखें। इसको इसमें डिवाइड करें, ए स्क्वायर किया तो ए क्यूब -2a स्क्वायर यही होगा बेटा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस ए। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको प्लस 3a से मल्टीपल प्लस ये 3a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -6a, ठीक है। और इसको सॉल्व -5a आ जाएगा ना, तो बेटा और माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7a, कितना हो जाएगा 7a 6। अब आप बेटा इसके बाद आप किस चीज़ के इसमें मल्टीपल करें, 7a आ रहा है, ठीक है, और तो इसको आप क्या करेंगे 7 से कर देंगे। और बेटा ये जो चीज़ें हैं मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए स्क्वायर 3a + 7, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये क्लास 12th नहीं है, ये क्लास 9th है, ये क्लास। और ये आपको रफ पे करना है ना कि ये फेयर पे करना है कि एक रूट ए होगा, अगला मतलब एक फैक्टर ए होगा, अगला फैक्टर ए होगा। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेगा, ये क्वाड्रेटिक का तो कोई भी बच्चा कर लेता है, क्या कर लेता है बेटा, ए हिट एंड ट्रायल से आया, ये -2 इसको क्या लिखेगा ए स्क्वायर और क्या लिखेगा 3 और ये कितना आना चाहिए मल्टीपल से 7। तो आप ऐसे तोड़ना है 7 को कि मल्टीपल करने से कितना आना चाहिए 7 और प्लस और माइनस करने से बेटा कितना आना चाहिए 3। तो ऐसे आपको रूट बताना है कि ऐसा। तो आप जरा देखें, आप ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई पॉसिबल आपको लग रहा है क्या कि कोई पॉसिबल हो 3a। आप d दिस इक्वल टू 0, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर -4ac और d क्या आ रहा है लेस देन 0, तो रूट क्या होंगे, रूट आर इमेजिनरी, रूट आर
इमेजिनरी मतलब को पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0 आ जाए। तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 10 में स्टार लगा लें तब भी कम, क्यों? इसमें उसने क्वाड्रेटिक का बेसिक फंडा भी पूछ लिया, क्यूबिक भी सॉल्व करा लिया, क्लास 9 का टच भी करा लिया, मींस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसने ये भी पूछा आपसे। इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपसे पूछ लिया, और साथ साथ उसने आपको इंटीग्रेशन का फुल कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो बेटा बहुत केयरफुली करना, मैं क्वेश्चन कम कराऊंगा लेकिन बहुत ही अच्छा होगा, और हर एक क्वेश्चन यूनिक होगा, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा पिछले क्वेश्चन का। जरा देखिए अगला क्वेश्चन, इफ ए से बी एक्स क्यू, इसका आंसर है 0, और अगला क्या है? इसका आंसर है 2/3। यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स क्यू, यहाँ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा 2 है और ए एंड बी, बेटा जितने अननोन उतनी इक्वेशन। तो आपको पता है इससे जैसे एक इक्वेशन आई, अगर यहाँ 2 अननोन चाहिए तो आप जानता है एटलीस्ट 2 इक्वेशन, 3 अननोन तो एटलीस्ट 3 इक्वेशन, 4 अननोन तो एटलीस्ट 4 इक्वेशन। इसलिए एक इक्वेशन ए देगा, एक इक्वेशन ए देगा, इसलिए उसने ए एंड बी पूछा, ठीक है। हाँ, या ऐसा बोल सकते हैं ए बी पूछा इसलिए इसने दो इंटीग्रेशन दिया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए टू बी, जल्दी से देखें। एक्स क्यू इंटू डी एक्स, बेटा एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन देखें, हेलो, एक्स की पावर एन क्या होगा? जाओ फिर आना, ठीक है। एक्स क्यू और एक्स क्यू, तो इसको क्या बोलेंगे आप? एक्स की पावर 4/4 ए टू बी, यही करेंगे बेटा, कुछ और। दिस इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे 1/4, बाहर निकल आया बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, यही करेंगे। दिस इक्वल टू 0, तो बेटा क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कहने का मतलब आइदर दिस इक्वल टू 0, आइदर दिस इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है नहीं, 2 टर्म उसी का स्क्वायर कभी 0 आ जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब ए और बी बोथ आर 0, ए एंड बी बोथ आर 0, अदरवाइज ये पॉसिबल है ही नहीं। अब जरा देखें इसको, b माइनस ए और b प्लस ए इक्वल टू 0, आइदर b माइनस ए इक्वल टू 0 और b प्लस ए इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू ए और बेटा b इक्वल टू माइनस ए, या तो b की वैल्यू a के इक्वल या b की वैल्यू माइनस ए के इक्वल। अभी आंसर आएगा नहीं, अभी आंसर तो ऑलरेडी आएगा, अभी अगले को भी सॉल्व करना है। तो a टू b एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, और बेटा a टू b और a 2/3, और इसको सॉल्व करेगा b क्यूब बाई 3 माइनस a क्यूब बाई 3, दिस इक्वल टू 2/3। अगेन बेटा ये 1/3 कॉमन आ जाएगा, और a b क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 2/3, 3 ने 3 को उड़ा दिया, और b क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? ये 2। अब जरा देखिए इसमें सॉल्व किया, a की वैल्यू आप क्या रख देंगे इसमें? b की वैल्यू का 1 रख दें, a की वैल्यू 1 रखें, या इससे आप a और b का रिलेशन निकालें, दोनों से जो कॉमन आएगा उसको पुट कर दें, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व क्या आप कैसे करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, a क्यू और b क्यू का फॉर्मूला लगाना चाहेंगे या इसकी वैल्यू पुट करना चाहेंगे? बेटा अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो b की वैल्यू मैं डिफरेंट कलर से करता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना रहे। बेटा b की वैल्यू आपने रख दी एक बार, b इक्वल टू a, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? a क्यू माइनस a क्यू, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2/3 पॉसिबल है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है b इक्वल टू a। अगला क्या हो, और इसके हिसाब से भी नहीं हो सकता b इक्वल टू a, क्यों? b प्लस a दोनों के वैल्यू 0 है, तो इसके हिसाब से नहीं, और b और a दोनों 0 हो जाए तब पॉसिबल है, तो ऐसे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे b इक्वल टू a डज नॉट पॉसिबल। अब बेटा अगली वैल्यू क्या है? b इक्वल टू माइनस ए, एक ही बचा, तो ये पक्का आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये b की जगह माइनस ए रखेंगे, यही होगा a 2/3, बेटा ये हो जाएगा माइनस, और माइनस ए क्यूब 2/3, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2a क्यूब 2/3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? a क्यूब इक्वल टू
-1/3। ए क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है, ए क्यू इक्वल टू -1/3, तो ए की वैल्यू -1/3 यही आ रहा, ए क्यू इक्वल टू -1/3। अब आप ए और बी की वैल्यू आपको चाहिए, ए और बी की वैल्यू कैसे आएगा, जब ए देखना है आपको। ओके बेटा ये 1/3 नहीं आएगा, ये देखो इधर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया था, तो ये 2/3 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा 2, क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 2, तो 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आएगी -1। ए क्यूब इक्वल टू -1, देन ए इक्वल टू क्या होगा -1, ए इक्वल टू -1, देन ए इक्वल टू -1, तो बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बी इक्वल टू -1, बी इक्वल टू -1, ए की वैल्यू -1 हुई, तो बी की वैल्यू क्या होगी +1, ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू +1। बेटा इससे दो रिलेशन आए थे, आपने बी इक्वल टू ए रखा था, तो ये वैल्यू 0 RHS डज नॉट इक्वल टू LHS, तो बी इक्वल टू ए तो पॉसिबल नहीं होगा। अब बच्चा बी इक्वल टू माइनस है, मैंने यहाँ पुट किया, तो ये बी की जगह ए माइनस, तो ये -2AQ इक्वल टू 2 ने 2 कैंसिल, तो AQ इक्वल टू -1, तो ए इक्वल टू क्या होगा -1, ए इक्वल टू -1 आप इसमें पुट कर दें, तो -1 + 1, तो बी इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन कम कराऊंगा लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, बट आप थोड़े समय के लिए इसको भूल जाएं और आप ये ध्यान रखें कि सर ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे कराया था। सबसे पहले सर ने ये स्पेशल फॉर्म 3/6 1/√x² + a² x² - a², a² - x², ये सारी फॉर्म और रूट हटा के भी मैंने फॉर्म पढ़ाई थी। उसी फॉर्म पे ये दोनों क्वेश्चन है, बेस आपको करना है। जरा देखें, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अभी मैं बाद में इसमें लिमिट लगाएगा, क्या लिखेगा आप इसको, एक ऐसे बनाता था कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये करता था x² + 2x + 3 और बेटा 1 और -1। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस में बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और 3 - 1 इज √2। ये क्या होगा, होल स्क्वायर 2 होगा, 2 को क्या लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर और a प्लस √2 का होल स्क्वायर। प्लस √2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आ गया तो अगला देखिए बेटा, ये x² प्लस और ये डायरेक्ट आंसर होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है आंसर, क्या होता है log x प्लस √x + 1 होल स्क्वायर प्लस √2 प्लस c, यही आंसर होता है इसका। x² + a² का log x प्लस √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2, ठीक है। अब बेटा अब आप लिमिट लगा दें 0 से 4, अब आप क्या लगा दें लिमिट। अभी तक जो मैं आपको बताया ये तो मैं आपको क्या सिखाया था, इंडेफिनिट का इंटीग्रेशन। अब मैं डेफिनेट सिखाने वाला हूं। अब बेटा मैं आपको ये 0 से 4 मैं बोला था आपको कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं लिखेंगे, लिखने की जरूरत है ही नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो कांस्टेंट का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। इधर देखिए, अब x की वैल्यू बेटा क्या रखेंगे, x की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा 4 + 1, क्या होगा 4 + 1 और ये क्या हो जाएगा 4 + 1 होल, और ये क्या हो जाएगा इसको √2 का √2 क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस log x की वैल्यू क्या रख देंगे अब आप 0, और ये क्या हो जाएगा 0 + 1 होल स्क्वायर प्लस √2, यही होगा। और इसको होगा log ये 5 प्लस ये 5 का होल स्क्वायर 25 27
माइनस लॉग, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, 1 और 2 आप लिख दो 1 प्लस 2, ठीक है। अब आप इसको क्या कहें लॉग, बेटा इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 27 3 रूट 3, 3 3 9 27 यही होगा बेटा, माइनस लॉग ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3। अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं लॉग 5 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, log 5 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। आप देखेंगे मैं इसमें मैं कुछ नहीं किया, मैंने आपको इनडेफिनेट से सॉल्व कर दिया, आखिर में 0 to 4 मैंने लिमिट लगा दी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, बस प्लस और माइनस कर दिखा था, ठीक है। तो मैं बोला था अगर आप इनडेफिनेट अच्छे से सीखेंगे तभी आप डेफिनेट सीख पाएंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी इसी फॉर्म का है, बस थोड़ा सा सी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या तो आप लैम्डा और म्यू निकालते थे उससे करते थे, यही करते थे लैम्डा और म्यू निकालते थे, कंपेयर करते थे, देन आप आंसर लिखते थे, देन आप सॉल्व करते थे, यही करेंगे आप। तो इसको क्या करेंगे इसको 5x प्लस 1, अभी आप कुछ समय के लिए ये इसको भूल जाएं, और मैं बाद में लगाऊंगा इसको कि देखें इधर, ए लीनियर फंक्शन इक्वल टू ए लैम्डा टाइम्स डी वाई डी एक्स नीचे वाला प्लस म्यू टाइम्स 5x प्लस 1 ये लैम्डा 2x प्लस म्यू, और बेटा ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 लैम्डा 1 इक्वल टू म्यू, 5 इक्वल टू 2 लैम्डा और 1 इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू होगी 5/2 और म्यू की वैल्यू होगी 1, बस आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख दें, लैम्डा इक्वल टू क्या 5/2 और ये इसमें 5x इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू 5/2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, बेटा ये म्यू की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, बेटा ये 2 से 2 कैंसिल, 5 बाहर आ जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और बेटा ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आप क्या मानेंगे t, इसको क्या मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 80, देन डिफरेंशिएट 2x डिफरेंशिएट करेंगे, यही करेंगे dt बाई डी एक्स, तो वो हो जाएगा x dx इक्वल टू dt बाई 2, ये 2x होगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा, x dx इक्वल, तो इसकी वैल्यू dt बाई 2, तो ये 5 बाई dt बाई 2 मतलब 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दें t, और ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे ही लिखा देने दो, बस अब आप आंसर लिख दें, ये 5/2 ये 1/t क्या होगा बेटा log t क्या है x, यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये t की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1/a tan इनवर्स x/a, और खत्म। अब आप यहाँ तक अगर आपका आ गए 5/2, देखो भाई कांस्टेंट था 5/2, तो बेटा यहाँ लैम्डा की जगह 5/2 रखा, म्यू की जगह मैंने 1 रखा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, और इसको मैंने t माना तो x dx dt बाई 2, तो 5/2, और t क्या होता है 1/t इज log t, और t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने यही तो t लिया था, मैंने पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट बेटा मैंने आपको क्या दिया था और लोअर लिमिट क्या दिया था, जल्दी से आप देखें कि मैंने अपर लिमिट की वैल्यू आपको क्या दी थी और लोअर लिमिट की क्या। मैंने अपर लिमिट दिया था 2 और लोअर लिमिट दिया था 0। अब आप क्या करें बेटा 0 और 2 लगा दें। अब आप क्या करते हैं 0 और 2 आप एक साथ भी लगा सकते हैं और अलग अलग लगा सकते हैं, तो मैं एक ही साथ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है बेटा। इधर जल्दी से देखें, यहाँ ये 5/2 हुआ और ये क्या वैल्यू रख रहा हूँ 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये 1/4 और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 और इसको ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, अब क्या रखूंगा 0, ये क्या हो जाएगा 5/2 log, ये क्या होगा 0 + 4 और ये क्या 1/2 tan इनवर्स
0/2। ठीक है, अब आप बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5/2 हो जाएगा, ये 4 log 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? log 8, और इसको क्या लिखेंगे? 10 इनवर्स 1 इज 5/4, तो क्या हो जाएगा? π/8। और बेटा ये आंसर क्या हो जाएगा? इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। क्या मुझे लग रहा है कि मैं इसको रब करके थोड़ा इसको इसे साफ करता हूँ यहाँ पे इस तरफ। ठीक है बेटा, मैं यहाँ ये इस तरफ लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया और ना आप सोचेंगे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेटा क्या लिखेंगे? 5/2 log, बेटा यहाँ से देखें log 2 to 4 और 4 + 4 is 8, और बेटा क्या हो जाएगा? 1/2 और 10 इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल हो गया 1, 10 इनवर्स 1 होगा π/4। क्या होगा? कई सारी वैल्यू होगी, एक नहीं होगी, π/4, 3π/4, 5π/4 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस अभी आप π/4 ही लिखें, π/2 log, और एक क्या हो जाएगा? log 0 + 4 इज 4, और बेटा क्या है? प्लस 10 इनवर्स 0 किस पे होगा? 0 इंटू 1/2, यही होगा, और ब्रैकेट क्लोज। ये लिखेंगे 5/2 log 8, और क्या π/8, और इसको लिखेंगे माइनस 5/2 log, और ये 0 हो जाएगा। और आप इसको क्या लिखेगा? ये 5/2 log 8/4, और बेटा ये क्या हो जाएगा? π/8, और 5/2 ये हो जाएगा log 2 प्लस π/8, 5/2 log 2 प्लस π/8। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, 5/2 log 2 और π/8 दिस। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू कई सारी हो सकती हैं। ये वाली 1, ये π/4 हो सकता है, 3π/4 हो सकता है, 3 नहीं 5π/4, ऐसे कई सारा वैल्यू हो सकता है। आप π/4 रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज योर फाइन। आपने देखा, इसको मैंने इनडेफिनेट से पूरा सॉल्व किया, और डेफिनेट का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ लगाया, और बहुत आसान, अपर माइनस लोअर, बस x की वैल्यू एक बार अपर और x की वैल्यू एक बार लोअर लिमिट रख देनी और दोनों का डिफरेंस कर देना। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन देखें। बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है x e⁻x प्लस साइन πx/4। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ये डेफिनेट है। आप थोड़े समय के लिए 0 1 को भूल जाएं और आप ये सोचें कि ये क्वेश्चन किसका है, इनडेफिनेट का, और सॉल्व करें। ठीक है, तो आप पहला स्टेप आप यही करेगा, सर इसको मैं सेपरेट करके लिखना चाहूंगा, इसको मैं सेपरेट करके लिखना चाहूंगा, मैंने लिख दिया। बेटा अब ये दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड, एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड मानता है, इसको फर्स्ट मानता है। अगर मोर देन वन फंक्शन होता है तो आप उसको किससे सॉल्व करता है, बाय हेल्प ऑफ बाय पार्ट, फर्स्ट इंटू सेकंड ना। अब आप इसको सॉल्व करेगा और ये एक ही फंक्शन है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, यही करेगा बेटा। ये साइन के क्या हो जाएगा, माइनस cos x π/4, दिस इज अ लीनियर फंक्शन π/4 इंटू एक्स, तो डिवाइड क्या हो जाएगा π/4, और c लिखने का जरूरत नहीं है, c नहीं लिखेगा आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेगा तो x e⁻x, और बेटा ये 1 हो जाएगा, e⁻x होगा, ये क्या हो जाएगा 4/π cos π/4 इंटू एक्स। अब आप क्या करेगा, x e⁻x माइनस e⁻x 4/π cos π/4 इंटू एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेगा, अपर लिमिट अब लगा दें, आप लिमिट 0 से 1। अब आप क्या लगा दें, 0 to 1, 0 to 1। बेटा मैं एक साथ लगाऊंगा, एक बार बार लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है झंझट, मैं हर एक इंटीग्रेशन अलग अलग लिखूं, या मैंने लिमिट एक साथ लगा दी 0 to 1। एक बार x की वैल्यू आपको 1 डालना 1, और एक बार क्या डालना 0 cos ये π/4 इंटू 1 और माइनस, बेटा इसको क्या करना है, ब्रैकेट 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू e0 माइनस e0 माइनस 4/π ये cos π/4 इंटू 0।
ठीक है। अब आप इसको सॉल्व क्या करेगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, -4/पाई और ये क्या हो जाएगा 1/√2 और बेटा इसको ब्रैकेट बंद कर लेगा और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -1 होगा, -4/पाई और ये cos 0 क्या हो जाएगा, π/4 इंटू 0, ये क्या है इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, cos 0 इज 1 तो ये माइनस यही होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेगा तो माइनस इसको आप क्या लिखेगा 2√2/पाई और इसे लिखेगा +1, इसे लिखेगा +4/पाई। तो दिस इज योर आंसर। और भी इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकता है तो आप इसको कर लें, और अगर नहीं कर पा रहा है तो आप यहीं पे छोड़ दें। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जमा के ऐसे लिख सकते हैं कि ये पाई वाले टर्म एक साथ लिख देंगे आप ना, पाई वाले टर्म एक साथ लिख देंगे और ये 4 - 2√2/पाई, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते इससे। दिस इज योर फाइनल आंसर 4 - 2√2/पाई +1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आपने देखा इस क्वेश्चन को मैंने इंडेफिनिट से सॉल्व किया, आखिर में मैंने लिमिट लगा दी और बहुत आसान। तो आप ये माने कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये रिवीजन चल रहा है किसका, इंडेफिनिट का। और अगला क्वेश्चन देखें, अगला इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस ये जरूर हिट होगा एक बार आपके एग्जाम में, बहुत देख लें। ठीक है, अगर वो सिंपल सा क्वेश्चन देगा तो ये जरूर रिपीट होगा, cos 2x log sin x। क्यों, जरा देखें कितने, आप इसको भूल जाएं π/4 और π/2, आप इसको भूल जाएं, आप ये सोचें कि इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। इंडेफिनिट का बेटा ये लॉग है, ये आइलेट इनवर्स लॉग, ये इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री, लॉग वाला फंक्शन होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड, यही होगा फर्स्ट। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस d/dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यही करेंगे आप। तो बेटा इसको आप क्या करेगा, log sin x और cos का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin और 2x है तो अपन 2 हो जाएगा। यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा कि 2x को t, इतना छोटा छोटा बात नहीं करेगा, मैंने बहुत बड़ी कहानी आपको बता दी अब तक। ठीक है, हाँ ये माइनस और ये log का क्या होगा बेटा 1/sin x और sin का क्या होगा cos x, यही होगा, और cos का होगा sin प्लस यही होगा। अब बेटा आप इसको लिख कैसे सकते हैं जरा देखें, ये sin 2x का एक फॉर्मूला होता है क्या, ये 1/2 log sin x इंटू sin 2x, और बेटा इसको आप क्या लिखेगा cos x इंटू 2 sin x इंटू cos x अपॉन 2 sin x या इंटू 2, ये 2 ही, 2 ने 2 काट दिया, sin ने sin काट दिया, बचा cos इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, और cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 यही लिखेगा बना। तो बेटा इसको आप लिखेगा, इसको आप 1/2 log ये sin x इंटू sin 2x, बेटा इसको क्या लिखेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx, यही लिखेगा। और इसको इंटीग्रेशन आखिरी में 1/2 log sin x sin 2x यही करेगा। और बेटा ये माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा x/2, 1/2 कांस्टेंट निकले या 1/2 आप बाहर निकाल दो, आसानी रहेगी, ये x हो जाएगा, cos का होगा sin 2x अपॉन 2 यही होगा। और कांस्टेंट लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं, 1/2 इज अ कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, 1 का x होता है, cos का होता है sin 2x अपॉन 2। ठीक है, और बेटा इसको सॉल्व कैसे करेगा, अब आप क्या करेगा, जो आपका ये आंसर आया इसमें अपर और लोअर लिमिट लगा देगा। अपर कितना है π/4
और लोअर कितना है, सॉरी अपर है पाई बाई टू, लोअर इज पाई बाई टू। जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन था जल्दी जल्दी से बेटा अपर और लोअर लिमिट लगा दें, अपर और लोअर लिमिट लगा दें। इतना सॉल्व किया और अपर और लोअर लिमिट लगा दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इधर देखें, हर एक क्वेश्चन में आपको लगा दें, ये मतलब हर एक स्टेप में लगा देना है आपको। और इसको आप लिखेगा 1/2 लॉग, पहले क्या रख रहा हूँ, एक्स की जगह पाई बाई टू साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 इंटू पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 1/2 पाई बाई टू साइन 2 इंटू पाई बाई टू अपॉन 2, ठीक है। और बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 लॉग साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4, 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस, ये माइनस है ना, ये ब्रैकेट माइनस 1/2, और एक्स की जगह क्या रखेगा, पाई बाई 4 और साइन 2 पाई बाई 4 अपॉन 2 ब्रैकेट के लिए। एक बार आप चेक कर लें आपने वैल्यू सही रखी है कि नहीं। बेटा एक्स की जगह एक बार पाई बाई 2, एक बार पाई बाई 2, देखें यहाँ एक्स है पाई बाई 2 लिखा, यहाँ पाई बाई 2 लिखा, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू 2, यहाँ देखें पाई बाई 4 लिखा, 1/2 लॉग साइन की जगह पाई बाई 4 लिखा, सही है। ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4। आप जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें और प्लस माइनस करने के बाद आपको आंसर, बेटा ये कैंसिल हो रहा, ठीक है, ये भी बेटा कैंसिल हो रहा, और बेटा क्या हो रहा है, इसको ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा, और ये भी 2 टाइम्स कैंसिल होके ये 2 हो रहा है ना कैंसिल, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये पाई अपॉन 4 बचेगा, ठीक है बेटा। ये 2 है ना, ये 2 से 2 नहीं कटेगा, 2 से 4 कटेगा, तो ये, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था बेटा। ये एंगल है तो अपॉन 2 कर देना है इसको, और ठीक है, ये पूरे का अपॉन 2 है, मैं की दे ये साइन 2x अपॉन 2, ओके। अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू बस करनी, बेटा ये तो वैल्यू 0 हुई, जगह नहीं मैं इस तरफ कर रहा हूँ, वैल्यू 0 हो गई, ये माइनस 1/2 हुआ, और साइन पाई क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस 1/2 पाई बाई 2 प्लस 0/2 ब्रैकेट बंद, ठीक है, माइनस 1/2 पाई बाई 2 प्लस 0/2। और बेटा और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है बेटा, इधर देखें ये माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस 1/2, ये 1/2 हुआ, और लॉग साइन पाई बाई 4 होगा बेटा, लॉग 1/√2 लॉग साइन पाई बाई 4 1/√2, बेटा ये इंटू 1 हो जाएगा, साइन 90 is 1 इंटू 1, और बेटा ये माइनस 1/2, और ब्रैकेट में क्या पाई बाई 4, और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 साइन 90 is 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट क्लोज, बेटा साइन 90 1/2। अब आप बस इसको सॉल्व कर लें, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 4, ये माइनस बेटा ये 1/2, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log √2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 पाई बाई 4 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे माइनस, ठीक है, log 1 बेटा क्या होगा, log 1 0 माइनस इसको 1/2 log 2 को क्या है 2 की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, ये माइनस 1/2, ये पाई बाई 4 प्लस 1/2। बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 log 2, ये माइनस पाई अपॉन 8, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/4, तो ये पाई अपॉन 8 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और बेटा ये ब्रैकेट जरूर, ब्रैकेट ये माइनस, अच्छा ऑपरेट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसे माइनस ही लगा देना, तो बेटा ये माइनस, ठीक है, और ये माइनस ही लगा देना, तो यहाँ पे अब आप ऑपरेट करना, तो ये माइनस है, ये 0 हो गया, और ये 1/2 के साथ मल्टीपल, तो माइनस 1 बाई कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 1/4,
4 और log 2 माइनस पाई, ये इसका मल्टीपल होगा पाई बाई 8 पाई बाई 4। अब आप माइनस को ऑपरेट कर लें, ये माइनस पाई बाई 4, ये होगा प्लस 1/4 log 2, ये हो जाएगा प्लस पाई अपॉन 8 और ये प्लस 1/4। अब आप माइनस का मल्टीपल कर देंगे, कर दिया मैंने। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसको एक साथ लिख देंगे, किसको, ये वाले टर्म। तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 और प्लस पाई अपॉन 8, इसको करेंगे तो ये प्लस पाई अपॉन 8, ठीक है। सॉरी क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये आएगा माइनस पाई अपॉन 8, ठीक है। ठीक है बेटा, ये माइनस पाई अपॉन 8 और इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 1/4 और ये क्या होगा 1/4 log 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। माइनस पाई बाई 4 सॉरी माइनस पाई अपॉन 8 1/4 प्लस 1/4 log 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लिमिट हटा दूं 0 से पाई बाई 4 और मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x इंटू डी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन आपको पहले ये जो रूट को सॉल्व करना रहता है, इसका मैंने आपको इंडेफिनिट में सिखाया, क्या होता है 1 माइनस साइन 2x को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप दो फॉर्म, इस 1 को क्या लिख सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन इसको लिख सकता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको आप क्या लिख सकता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसको आप क्या लिख सकता है cos x माइनस साइन एक्स। दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों चीज़ें करेक्ट कि नहीं, ये भी है और ये भी है। अब जरा देखें, ये है रूट, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा cos x माइनस साइन एक्स। ये क्यों होना चाहिए, देखें बेटा, वी नो दैट अगर मैं एक्स स्क्वायर का रूट तो इसका आंसर क्या होता है मॉड एक्स, क्या होता है मॉड मीन कोई भी नंबर एक्स निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आउटपुट हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, आउटपुट हमेशा क्या आ जाता है पॉजिटिव। बेटा ये लिमिट लगा 0 से पाई बाई 4, लिमिट 0 से पाई बाई 4 इन एक्स लाई 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 में कॉस बड़ा होता है या साइन बड़ा होता है, क्या होता है साइन, सॉरी कॉस। 0 से पाई बाई 4 पे कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपका आंसर होगा। अगर आपने गलती से क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, क्या लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो बेटा ये कॉस बड़ा होता है और ये रूट हमेशा क्या देगा पॉजिटिव, और ये बड़ा होगा, छोटा माइनस बड़ा, ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए मोड, तो इसको माइनस आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आया क्यों बेटा, ये रूट एक्स स्क्वायर ये हमेशा मॉड एक्स आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। अगर आपने गलती से ये वाला फॉर्मूला यूज करते तो इसका स्क्वायर ये रूट हटता तो cos x माइनस साइन एक्स, अगर आप गलती से इसको लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखते कि cos x 0 से पाई बाई 4 में बड़ा होता है, अगर छोटा माइनस बड़े करेंगे निगेटिव आएगा, तो मैं निगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये जब भी एक्स स्क्वायर बाहर निकल के आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव करने के लिए मैंने माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज द इम्पोर्टेंट, इसलिए इस क्वेश्चन में एक नहीं 10 स्टार लगाएं। इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैं इसको यूज करूं या मैं इसको यूज करूं, ठीक है। अगर आपने गलती से माइनस नहीं इंट्रोड्यूस किया तो आंसर नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। इसकी यूटिलिटी समझ में आया, अगर ये माइनस अगर नहीं लगाया, इंट्रोड्यूस नहीं किया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। अगर ये लगाएंगे तो आंसर सही होगा, इसको लगाएंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। और ये नेगेटिव कैसे आया, इसके हेल्प से कि cos x बड़ा होता है 0 से पाई बाई 4, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज ये वी नो दैट अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाला टर्म बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज करना। तो अगर ये आपको आ गया तो चीजें बहुत ही आसान, कैसे, बस आपको इस फॉर्मूले में रख देना,
ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स लिख दिया, इनटू बेटा क्या हो जाएगा dx, और 0 से π/4। बेटा cos का क्या होता है, साइन एक्स, प्लस होगा ना कि माइनस। बेटा साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, 0 से π/4। बेटा अब आप ये वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक बार वैल्यू रख के देखूंगा। एक बार x की वैल्यू क्या रखा, π/4, और अगले टर्म में क्या रख दूंगा, 0। अगले टर्म में क्या रख दूंगा, 0। बेटा ये होगा 1/√2, ये होगा 1/√2, और बेटा ये होगा -0 + 1, और इसका आंसर होगा 2√2, 2/√2 - 1, इसको बोल सकते हैं √2 - 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, √2 - 1 दिस। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसका गेम है इसका, ठीक है। आप बहुत केयरफुली करना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन देखें, एक और लॉजिक बेटा, अब है जस्ट अभी 0 से π/4 है वही, अब क्या है π/4 से 90 के, क्वेश्चन सेम, सब कुछ सेम। अगर ये सब कुछ सेम है तो अब जरा बस ये कंडीशन बदलेगी कि सर ये 1 माइनस साइन 2x को कि मैं क्या लिखूं, आपने अभी लिखा था cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इसकी वैल्यू, इसमें मैं क्या लिखूं, 90 से क्या है, तो इसमें मैं लिखूं क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट कि देखें इधर बेटा x की वैल्यू कहां से कहां है, π/4 से 90, π/4 से 90 के बीच में क्या होता है, cos x बड़ा होता है साइन x ग्रेटर देन cos x। बेटा साइन x ग्रेटर देन cos x होगा, और वी नो दैट क्या, दिस इज इक्वल टू mod x, दिस इज इक्वल टू mod x, तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस ये टर्म क्या होगा, नेगेटिव, ये इसमें लगा देंगे, ये क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये स्क्वायर अगर रूट में बाहर आ गया पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, तो आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन cos x माइनस साइन एक्स, और cos का मल्टीपल कर देंगे तो cos x प्लस साइन एक्स। तो आप इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, या तो ये माइनस लगा दें, या सीधा यहाँ से आंसर लिख दें, क्या लगाएंगे, साइन एक्स माइनस cos x। बेटा क्वेश्चन सेम देखें, बस लिमिट मैंने चेंज की, देखें एक बार मैंने cos x माइनस साइन एक्स यूज कर रहा, और मैं अगले बार उसी क्वेश्चन में क्या यूज करूंगा, साइन एक्स माइनस cos x। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट। देखें यहाँ cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स माइनस cos x, बस ये ध्यान रखना, 0 से π/4 में cos बड़ा होता है तो cos पहले लिखेगा, और π/4 से 90 में साइन बड़ा तो साइन पहले लिखेगा। क्यों लिखेगा कि बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो बेटा रूट के बाहर जो भी चीज आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, तो साइन के बेटा क्या होगा, माइनस cos x, और cos के क्या होगा, साइन x, और आप लिमिट लगा देंगे π/4 से π/2। बेटा अब आप वैल्यू रखेंगे π/2, और ये साइन π/2 रख दिया, दिस अ माइनस क्या रख देंगे, cos π/4 माइनस साइन π/4। बेटा इसको सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा -0 -1, बेटा ये -1/√2, ये -1/√2। बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, हो जाएगा 2 + 2/√2 प्लस 2 अपॉन ये माइनस प्लस, तो और ये 2/2√2, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेगा बेटा, ये हो जाएगा -1 + √2। देखें इससे आंसर इसका जस्ट अपोजिट आ रहा है, क्यों, ये नेगेटिव, खत्म कहानी, -1 + √2। बेटा ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस क्यों है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और केयरफुली आप अगर प्रेशर में करेंगे, मतलब फोर्सफुल, मतलब आप पे लोड ज़्यादा रहेगा और आप करेंगे तो आप ये ध्यान नहीं देंगे छोटी छोटी चीज़ें, तो सब गलत हो जाएगा। अगर ध्यान देंगे और पेशेंस से करेंगे, सावधानी से करेंगे, तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, आप इस दोनों क्वेश्चन पे स्टार लगा लें, इसलिए मैंने लेफ्ट राइट दोनों एक ही ब्लैक बोर्ड पे एक साथ किए कि आप जरा देखें कि क्या हो रहा है रियली।